आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं तहसीलदार के टेस्ट में जो एसे का पेपर है और इसके अलावा बीए के पेपर में जो एसे का सवाल होता है, इसमें फ़ेल होने की वजूहात इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ सके। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने मुकम्मल एसेस पर इंशाअल्लाह लाज़िम मुकम्मल सेशन स्टार्ट किया है। आप लोगों ने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाजमी शेयर करना है दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ डी ट्रैक होना क्या होता है जी। डी ट्रैक होना उसको कहते हैं, मतलब आप ऐसे के टॉपिक को समझे ही नहीं, उसने सवाल कुछ और ऐसे में पूछा हुआ है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं, ये डी ट्रैक होना होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी वजह है कि ऐसे में आप लोग फेल हो जाते हैं। आप लोगों ने पहले ऐसे के थीम को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, 2 बार 3 बार सारे ऐसे रिवाइज करें, उनमें सोचें कि कौन कौन सा पॉइंट आ सकता है और कौन कौन सा पॉइंट नहीं आ सकता। रफ अमल बनाएं, लास्ट पेज पे वहाँ पर रफ अमल लिखें और वहाँ पर पॉइंट्स लिखें जो अच्छे लग रहे हैं, जो लगते हैं टू द पॉइंट, उनको टिक करें और नीट पर आउटलाइन उनकी बनाएं, उन सब को बयान करना शुरू कर दें। ठीक है, इसका हल ये है, आपने डी ट्रैक नहीं होना, आपने समझना है कि कौन कौन सा पॉइंट इसके के लिए एक्सेप्टेबल है, कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। आपने ऐसे में कभी भी डी ट्रैक नहीं होना। ठीक है, मतलब ऐसे में कोई और चीज़ पूछ रहा है, आपने कोई और चीज़ नहीं बतानी। ठीक है, दूसरी बात इररेलेवेंट, आपने थीम को समझा, शुरू अच्छा लिखा, मतलब आपने रेलिवेंट शुरू में इंट्रोडक्शन जो सा था वो ठीक लिखा है, लेकिन आगे जाकर आप डी ट्रैक हो गए, आगे जाके आपने रास्ता तब्दील कर लिया। ये इसी तरह मिसाल है, मतलब आप लोग अपने घर से निकले अपनी मंजिल की तरफ। ठीक है, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे, रास्ता तो ठीक था, लेकिन दरमियान में आपने क्या किया, अपनी बाइक को गलत रास्ते की तरफ ले गए, मतलब आप रास्ता गलत इख्तियार कर चुके थे, जिसकी वजह से आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे। तो ये चीज़ भी आपको फेलियर की तरफ लेकर जाती है कि आपने इंट्रोडक्शन तो ठीक लिखा लेकिन आगे ऐसे जो सा था वो गलत लिखा था। ठीक है, इसकी वजह से भी आपको फेल कर देता है, मतलब ये भी आपका डी ट्रैक होना ही कहलाता है, क्योंकि आपने दरमियान में इसको गलत किया या आपने इंट्रोडक्शन के फ़ौरन बाद आपने गलत लिख दिया लेसन। ठीक है, तो आपने इस चीज़ से भी बचना है। ठीक है, तो आप लोगों को बताता चलूँ, एक वीडियो बनाने में कम से कम 3 से 5 घंटे लगते हैं। आपने सिर्फ लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, तो ये लाजमी कीजिएगा, क्योंकि एक उस्ताद जब मेहनत करता है वो भी फ्री ऑफ कास्ट, तो ये आपके फ़ायदे के लिए करता है, ना कि अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए। ठीक है, एक वीडियो पर अगर 5000 व्यूज़ आते हैं तो फिर जाकर $1 एक उस्ताद को मिलता है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ लाइक करना है, तो ये मैं आपके फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ। तो काइंडली आपने वीडियो को लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। ठीक है, डी फार्म होना क्या है जी, आपने इंट्रोडक्शन आखिर पे लिख दिया है और कंक्लूजन उठा के आपने शुरू में लिख दिया है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो सी हैं ये फेलियर की तरफ लेकर जाती हैं। एक और इसमें यह भी चीज़ आ जाती है, आपने सब हेडिंग जो सी है वो मेन हेडिंग के तौर पर लिख दिया और मेन हेडिंग को उठा के आपने सब हेडिंग में लिख दिया है। ठीक है, मतलब आउटलाइन में ये बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एक बात, और दूसरी बात इसमें यह भी आ जाती है, इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया लेकिन आपने कंक्लूजन दरमियान में लिख दिया है और कॉजेज और इफेक्ट्स आपने आखिर पे लिख दी हैं। ये चीज़ भी आपने नहीं करनी। मतलब आपने क्या करना जी, सबसे पहले लिखना जी इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद आपने उसके बाद क्या लिखना है जी, फिर उसके बाद आपने मेन बॉडी लिखनी है, मेन बॉडी के बाद आपने कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, आउटलाइन आप ना भी लिखें ऐसे के अंदर तो आप पास हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे का हिस्सा आउटलाइन नहीं होती। ठीक है, आउटलाइन लिखें या ना लिखें आपको ऐसे में पास कर देता है। ये आपसे डिमांड बेशक कर रहा है, 5 नंबर बीए में होते हैं, लेकिन आप कोशिश करें आउटलाइन लिखें, लेकिन ठीक लिखें। अगर गलत लिखेंगे तो आपके आउटलाइन में ही वो आपको फेल कर देगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ से बचना है। आपने आउटलाइन लिखनी है तो अगर 100% आपको यकीन है कि ठीक है तो फिर लिखें, अदरवाइज ना लिखें।
रिस्क में डालने वाली बात ना करें। रिस्क में जब अपने आप को डालते हैं तो फिर आप लोग फेल हो जाते हैं। 5 नंबर की आउटलाइन है, ये ना हो आप लोगों की आउटलाइन गलत हो और आपको वो ऐसे में फेल कर दे। ठीक है, ये बीए की बात कर रहा हूँ 5 नंबर की, और तहसीलदार के टेस्ट में कम से कम 10 नंबर की होगी आउटलाइन। अगर आउटलाइन नहीं आती तो ना लिखें और ऐसे बाकी सारा लिखें। ठीक है, एक अहम बात बताता चलूँ, अगर ऐसे की तैयारी आपकी 0 जा रही है तो आप परेशान ना हो। सिर्फ और सिर्फ मैं 6 ऐसे मल्टी बताऊंगा, और 6 ऐसे जो से हैं ये मैंने डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर बनाए हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे ऐसे मजमून को कहते हैं जिसमें जिसमें मसाइल आ जाएं। ठीक है, और मसाइल के मुतालिक ऐसे तो CSS में भी आता है, PMS में भी आता है, और BA में भी आता है, तहसीलदार के टेस्ट में भी आता है। तो 6 ऐसे जोन से हैं, ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्टिव ऐसे में डिवाइड कर दिए। मतलब डिस्क्रिप्टिव ऐसे को मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड किया। वुमेन पर, ठीक है, डेमोक्रेसी पर, सोशल इवल्स पर, करंट अफेयर्स पर, एजुकेशन पर, साइंस पर। इन 6 टॉपिक्स से बाहर वो ऐसे में जाता ही नहीं है। जेंडर पर भी वुमेन में आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ मेरे 6 ऐसे तैयार करके जाने हैं पेपर के लिए। अगर आप लोग वो 6 ऐसे तैयार करते हैं तो आपके 600 प्लस ऐसे क्लियर होंगे। चाहे आप CSS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप PMS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप BA की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जिस भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे आपका फेल नहीं होगा। सारी ज़िंदगी के लिए आप आज़ाद हो जाएंगे ऐसे की टेंशन से। ठीक है, तो आप लोग अगर नोट्स परचेज कर लेते हैं तो मोस्ट वेलकम। एक ऐसे बाय करना चाहते हैं तो फिर भी मोस्ट वेलकम। अगर नहीं परचेज करना चाहते तो फिर भी वेलकम। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे में हेडिंग। ऐसे में हेडिंग किसी भी सूरत में नहीं लिखनी, अगर लिखेंगे तो फेलियर की तरफ लेकर जाएगी। ठीक है, ऐसे में स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहला पैराग्राफ मार्कर से लिख लेते हैं, ओ अल्लाह के बंदो वो हेडिंग में आ जाती है। आप इस तरह भी करेंगे फेल कर देगा वो। ठीक है, हाँ, ये है कि ऐसे के पैराग्राफ के दरमियान कोई अहम पॉइंट है, आप उसे मार्कर से हाईलाइट कर सकते हैं। मतलब कोटेशन लिख रहे हैं तो उसे आप मार्कर से लिख सकते हैं। शेर लिख रहे हैं तो कोटेशन के साथ। नंबरिंग आपने किसी भी सूरत में नहीं देनी, डॉट लगा सकते हैं। ठीक है, मैप्स आपने किसी भी सूरत में नहीं बनाने। ठीक है, टेबल्स आपने नहीं बनाना। ठीक है, अगर आपने मैप्स या टेबल्स को जाहिर भी करना है तो अदाद शुमार यानी जुमले की सूरत में लिखें ऐसे के दरमियान। ये नहीं कि आप उसी में लिख रहे हैं, ये आपकी रिपोर्ट नज़र आएगी, ऐसे नज़र नहीं आएगा। तो इस चीज़ की वजह से वो आपको फेल करता है। आप लोगों ने ये गलतियां की हैं तो आपको वो लाजमी फेल करेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने किसी भी सूरत में इन गलतियों को नहीं अपनाना। अगर अपनाएंगे तो अपने आप को खुद आप लोग फेलियर की तरफ लेकर जाएंगे। ये 7 बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो फेल करता है। वो ऐसे किसी भी सूरत में नहीं फेल करता जब आप मल्टी ऐसे लिख रही होती हैं। मल्टी ऐसे जो कहता है ना कि फेल होते हैं वो गलत है। आपको बता दूं, ये 6 ऐसे जोन से हैं ना, ये वो ऐसे हैं जो कि मैंने टॉपिक वाइज तैयार किए हैं। टॉपिक वाइज मतलब थीम के लिहाज से अलग है, और हर ऐसे को लिखने का अंदाज अलग है। मतलब डेमोक्रेसी को लिखने का अंदाज अलग है, वुमेन को लिखने का अंदाज अलग है, और एजुकेशन को लिखने का अंदाज अलग है, साइंस को लिखने का अंदाज अलग है, और इसके अलावा करंट अफेयर्स के ऐसे को लिखने का अंदाज अलग है। अब वो एक ख़ास तरीका है जिसके मुताबिक मैंने नोट्स तैयार किए हैं, और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए, उस अंदाज को फॉलो करते हुए मैंने ऐसे 6 तैयार किए हैं। और एक ख़ास तरीका होने की वजह से इनको लिखने का तरीकाकार भी एक ख़ास है, जिसकी वजह से आप लोग फेल नहीं होंगे, पास ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो लोग गलत हैं जो बगैर तस्दीक किए मैसेज कर देते हैं या फिर कमेंट्स कर देते हैं, सर मल्टी SS CSS या PMS या तहसीलदार के टेस्टर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो गलत है। तो काइंडली इन तरह की काली भेड़ों से बचें, इनकी बातों में ना आए। ये लोग वो होते हैं जो CSS या PMS के इम्तिहान में खुद फेल होकर बैठे होते हैं और दूसरों को भी रीट्रैक कर रहे होते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 2-2 साल तैयारी करते हैं और CSS और PMS में फिर भी फेल होते हैं। उन लोगों को किताबी कीड़ा बनने का शौक है तो शौक रहे। आपको बता दूं, CSS सिर्फ और सिर्फ 2 माह में तैयारी हो जाती है। 2 माह में तैयारी किस तरह होती है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ जी। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप लोग 2 माह में भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। ये लोग गलत होते हैं जो कमेंट सेक्शन पर रब्ता करते हैं और कहते हैं जी सर आप गलत बच्चों को गाइड कर रहे हैं, आपने मेरा तरीकाकार देखा है, फिर बात किया करें।
तो काइंडली अगर फिर भी 2 माह में आप तैयारी करना चाहते हैं या CSS या PMS की, तो आप लोग मेरी वीडियोस के ऑप्शन को क्लिक करें, वहाँ पर आपको मुकम्मल वीडियोस मिल जाएंगी। आप लोग वो वॉच करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ जाएगी। मैं बात तब करता हूँ जब मैं तरीक़ाकार को अप्लाई खुद करता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे बात नहीं कर देता, ठीक है। मैं खुद अपनाता हूँ, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को कहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इंदाबाद।